नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। और आज का जो विषय है वो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा जो थी उसका निरस्तीकरण का संवाद आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और उसी के संदर्भ में हम अकेडमी के डायरेक्टर गोविंद सर से कुछ बातचीत करेंगे। और ये जो पूरा मामला था ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बड़ी प्रमुखता से उठाया था नकल प्रकरण का, तो बेरोजगार संघ का भी धन्यवाद और सरकार का तथा मुख्यमंत्री धामी जी का भी विशेषकर धन्यवाद। उन्होंने युवाओं की मांगों को स्वीकारा तथा युवाओं के हित में उन्होंने निर्णय दिया। तो ये जो परीक्षा थी ये अब 3 महीने के अंतर्गत फिर से होनी है। उस सारी कम समय में क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर किया जाए, इन सब बातों पे सर से डिस्कस किया जाएगा। तो मैं सर से पहले ये पूछना चाहूँगा कि सर सीमित समय में कैसे इस परीक्षा की एक नई रणनीति बनाई जाए। देखो सबसे पहले तो ये है कि चलो कम से कम कुछ तो हुआ है ना। वो गढ़वाली में कहावत है ना कि न मामा छुलेबल काउण मामा भलो। तो कुछ ना कुछ हुआ, कुछ थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा युवाओं के को मिलेगी। और एक निश्चित समय आयोग ने दिया है। थोड़ा सा संदेह भी है, किसी नोटिस में 3 महीने के अंतर्गत है, किसी में 3 महीने के पश्चात है। थोड़ा रीजनिंग का भी क्वेश्चन बना हुआ है। बट ठीक है, जो भी होगा कि कम से कम आयोग ने वो कंफर्म कर दिया कि एक सीमित समय में ये एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए हमें मेनली ये है कि जो चीज़ें अभी कंटिन्यूटी में हैं, अभी ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ वैसे पेपर को 2-3 हफ्ते, तो अभी हम वापस उस लय को पकड़ सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो बस आगे की रणनीति को भी उसी तरीके से जो गलतियाँ अभी पिछले पेपरों में हुई हैं उनको सुधार के, जहाँ जहाँ पर आपको मिस्टेक्स वगैरह लगी हैं उन पे काम करके जो है आगे रणनीति बनाई जा सकती है। ठीक है। तो सर जैसा पिछले पेपर को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस पे बात करेंगे तो वो हिंदी और उत्तराखंड वहाँ पे करने लायक था। जीएस इजी टू मॉडरेट लेवल का था और रीजनिंग और कंप्यूटर जो था, जो उस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ था। तो आगे की तैयारी में क्योंकि सर रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो रीजनिंग पे कैसे फोकस किया जाए। देखो मेन तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि पेपर में जो भी 4-5 पोर्शन होते हैं, हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ पर एक पोर्शन टफ मिलेगा, कुछ करने लायक मिलेगा, कुछ नहीं। मेनली तो देखो ये आप लोगों की हमारी तैयारी पर निर्भर है कि हम जो है जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं, हम रीजनिंग को कितना टाइम दे रहे हैं, कंप्यूटर को कितना टाइम दे रहे हैं, क्या हम उसमें पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में लगातार आ रही हैं चीज़ें, या हम उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ देखो ये है कि अगर ठीक है, रीजनिंग और जीएस अगर आपको टफ लगी तो बाकी पोर्शन ऐसे भी थे, शायद उत्तराखंड हिंदी इस बार बहुत अच्छी थी, करने लायक थी, जो लोग तैयारी में हैं, ठीक है। फिर बात करें बाकी पोर्शन की, तो वहाँ पर हमें चीज़ों को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे रीजनिंग की अगर बात करें तो भाई 10 के 10 क्वेश्चन करने का शायद ये पेपर ना रहा हो, लेकिन 5-7 प्रश्न तो ऐसे थे कि जो थोड़ा सोच समझ के किए जा सकते थे। और अगर हमारे वहाँ पर भी गलतियाँ हुई ना, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा तैयारी में ये कमियाँ रही हैं। और उस चीज़ को अभी समय बहुत है, 3 महीने अगर आप गिनो तो बहुत समय होता है, 90 दिन लगभग। तो उनमें हम उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। और एक चीज़ और थी सर इस पेपर की कि इसमें मतलब ये एक बहुत बड़ी भर्ती होती है ग्रुप सी के अंतर्गत पटवारी और बीडीओ का, तो ये एक लास्ट मौका समझ के, मतलब एक हिसाब से एक अंतिम मौका आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से और युवाओं की भागीदारी आंदोलन में जो थी उसके उसी का परिणाम है कि एक और मौका मिल रहा है। तो इसे किस तरीके से देखा जाए। देखो वैसे तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आपको तैयारी के करे थोड़ा समय हो गया है तो आप हर पेपर को अपना लास्ट टारगेट समझो। कि अगर आपके पास ऑप्शन है, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अभी भी ये लग रहा होगा कि यार तैयारी करेंगे, अगर फरवरी मार्च में ये पेपर होता है तो ठीक है, इसमें अगर अच्छा नहीं गया तो शायद मई में, क्योंकि आगे कैलेंडर में कुछ और एग्ज़ाम वगैरह भी आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना थोड़ा सा पीछे पीछे ऑप्शंस चलते रहते हैं। तो हमेशा मेरा ये कहना होता है कि आप ऑप्शन को छोड़िए, जो चीज़ सबसे पहले उसको पकड़िए और उसी के बेस पे आगे की तैयारी भी साथ साथ में हो जाती है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि दूसरा मौका, और ये वो एक जीवन दान शब्द होता है ना क्रिकेट लाइफ में, तो भाई उसका फ़ायदा उठाना अब आप लोगों की जिम्मेदारी। सभी लोग समझदार हैं भाई, ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, तो यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं कि उसको जो है डंडे से समझाया जाए कि भाई ना ये करना है। सभी लोग समझदार हैं, तो अपने तरीके से सोचें, आपको कितना समय मिल रहा है उसका उस हिसाब से यूज़ करें और चीज़ों पे काम करें जो भी गलतियाँ रह रही हैं। ठीक है, हमेशा अगर हम ऑप्शन को रखेंगे तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि यार चलो एक और एक और एक और उस एक और के चक्कर में हमारी तैयारी करते करते उम्र चली जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ पर अब सोचना पड़ेगा। सर एक चीज़ और जो एक थोड़ा सा दिक्कत आती है वो आती है रिलायबल सोर्स की।
तो सर हमें मतलब सोर्स क्या रखने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि भाई आपके पास जो सोर्स है वो सीमित होने चाहिए, तो कैसे ये डिसाइड किया जाए कि हाँ इतने सोर्स सीमित हैं। देखो यहाँ पर तो सबसे एक बुरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा पेपर में रहता है उत्तराखंड सब्जेक्ट का, और उसके ही थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्सेज हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मिलते भी हैं तो कहीं पे कुछ शब्द किस और रूप में है, कहीं पर किसी और रूप में है, तो वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो मेनली देखो, अगर बात करें तो जीएस वगैरह की, या फिर उत्तराखंड उत्तराखंड की अगर मैं मेन बात करूं, क्योंकि जीएस में ये कि कुछ चीज़ें करंट करंट में आप थोड़ा बहुत पढ़ के कर लोगे। लेकिन जो उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर आप हिस्ट्री के लिए जैसे अजय रावत की बुक्स हैं, आपका कठोच जी की है, या फिर आपका जो भी अदर बुक वगैरह आपके पास मिल जाती हैं ऑथेंटिक वगैरह, तो उनको देख सकते हो। दूसरा मेरा ये कहना होता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो 2-3 सालों से, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई चीज़ आपसे छूटी है। कुछ प्रश्न पेपर में नए होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि वो हर किसी के लिए नए होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पे काम करो जो आपको पता है। तो शायद मेरिट से बाहर वही क्वेश्चन हमें करते हैं, और मैं हमेशा उन्हीं की बात करता हूँ जो हमसे होके एक बार गुजरे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो, सोर्स का जहाँ तक है तो कुछ चीज़ें ऑथेंटिक हैं भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी हम पिछले एग्जाम्स में देख रहे आ रहे हैं कि अभी जैसे एक वो लो एस्क वाला एग्ज़ाम आया था, क्वेश्चन आया था, तो हरिद्वार आयोग का था शायद वो, तो वहाँ पर जो है सबसे शुद्धतम लो एस्क की बात आई थी, तो हेमेटाइट को माना गया था, जबकि मैग्नेटाइट सबसे हर सोर्स में मिलेगा, यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी में भी मैग्नेटाइट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। तो सोर्स का तो फिर उत्तराखंड में फिर मेरे हिसाब से तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि जो सोर्स आपको मिल रहा है, जहाँ पर भी आप तैयारी करो, जिस भी बुक्स वगैरह से कर रहे हो, तो आप उन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करिए कि वो गलत ना हो। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जब भी पेपर दे के आते हैं तो एक चीज़ ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो हर पेपर में सुनने को मिलती है, हर किसी से सुनने को मिलती है कि अरे यार बेसिक गलत कर दिया। तो ये जो बेसिक गलत होता है इसका मतलब कुछ है क्या सर, कोई ऐसा अल्टरनेट जिससे बेसिक बच जाए? देखो मैंने अभी वही बात करी है कि वो चीज़ गलत ना हो जो हमारे सामने से गई है। होता क्या है ना कि कई बार ये होता है कि हम जब पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हम बेसिक चीज़ों को इस तरीके से इग्नोर करते हैं कि शायद ये नहीं आएगा, या शायद ये मैंने पढ़ लिया कई बार। तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और पेपर तक वो चीज़ दोबारा सामने नहीं आ पाती है। भाई अगर मैंने पढ़ ली होती तो वो रिवीजन हो जाती, लेकिन वो अब सामने आती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जब रिवीजन में नहीं चीज़ें तो डाउटफुल हो जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई चीज़ मुझे आती है। हर चीज़ को पूरा का पूरा समय दीजिए और अच्छे से उनको पढ़िए। हो सकता है कि आप एक चीज़ को पढ़ के परेशान हो जाते हो, आप उसके पढ़ने के तरीके बदलिए। आप एमसीक्यूज़ फॉर्म में पढ़िए, आप किसी दूसरे से डिस्कस करके पढ़िए, क्योंकि जब हम दूसरे को समझाते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं यार, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ मुझे उससे ज़्यादा आ रहा, तब मैं उसको समझा पा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर फील करी इन चीज़ें। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से हो सकता है कि आप मेथड चेंज कर सकते हो, बट बेसिक को कभी भी हल्का नहीं समझना है। एक सर एक प्रश्न और ये है कि जैसा कि हम व्यक्तिगत तौर पे भी बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे एकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो बहुत अच्छा मतलब बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनती है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है। और यहाँ पे उनका एकेडमी में जो स्कोर रहता है वो भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है, मतलब वो मेहनती है जिन्हें मतलब कहते हैं कि हाँ हार्ड वर्क करने वाले। लेकिन फाइनल पेपर में वो उन्हीं प्रश्नों को गलत कर जाते हैं जो मतलब उनके रोज़ पढ़े हुए में से हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न जो सही हो सकते थे लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्हें भी गलत करके आते हैं। तो इस पे क्या सर उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया है और उन्हें आता भी है, मेहनती भी है, लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकल रहा है सर? ठीक है, ये हर किसी के साथ होता है। एक स्टेज हर किसी के साथ तैयारी में ये आती है कि जहाँ पर आप 1-2 या पॉइंट समथिंग नंबरों से रह जाते हो। तो फिर यहाँ पर देखो, फिर से वही 2 चीज़ें हैं। एक तो बेसिक, मैं हमेशा वही कहता हूँ। दूसरा मेन ये होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, हम बहुत सारे पेपर दे देते हैं, हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड टाइप का हो जाते हैं घर वालों से सुन के, रिश्तेदारों से सुन के। और एग्ज़ाम हॉल में कहीं ना कहीं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम जब ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर की चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, और उस चक्कर में हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती हैं। तो बहुत टफ होता है। देखो मैं अभी कह रहा हूँ तो आप मुझे कहना बहुत आसान हो रहा है या हर किसी को, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों पर अगर आपने काम किया कि भाई जिस समय आप वो कोई काम कर रहे हो बस उस पे फोकस करिए। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो बस एग्ज़ाम हॉल को फोकस करिए और उससे अतिरिक्त ना सोचें, क्योंकि वहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि यार अगर ये गलत हो गया और मेरा ना हुआ तो फिर क्या,
ये सारी चीज़ें। तो बाहर आके जब आंसर की आती है वहाँ पर हम देखते हैं कि अरे यार, मैं अगर पहला ऑप्शन मेरा जो हो रहा था वो सही हो रहा था, मैं ज़्यादा ना सोचता तो गलत होता। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के हिसाब से ये चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और ये है कि एक डायरेक्टर की भूमिका में आप हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर 3 महीने बाद फिर पेपर होता है तो सर आप बच्चों को मतलब तैयारी को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे, तो सर कोई विशेष वो आपकी रणनीति रहेगी इस बारे में? रणनीति तो यही है सर कि जो भी है, अब लगे ही हम तो अपना, चाहे पेपर हो ना हो तो लगातार चीज़ें चली रही हैं। बट फिर ये है कि जैसे पेपर वगैरह का फिक्स हो गया है तो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी क्लासेस वगैरह, कोशिश है कि लगातार कोशिश रहेगी दीपावली के बाद, क्योंकि सब लोग अस्त व्यस्त हैं थोड़ा सा। तो जो भी होगा तो अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से पूरी कोशिश रहती है, हमेशा ही रहती है। हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बस हमारा तो ठीक है, लेकिन बच्चा कितना 100% दे रहा है वो सभी को सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। अभी सर जैसे पेपर हुआ तो हमारे पास, अगर हम और मतलब अपने ही इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, तो हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं जी, अब प्रैक्टिस पेपरों से तो आ ही नहीं रहा। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब बहुत अच्छा स्कोर है और उनका मानना है कि 68-70 नंबर जो है वो हमारे मतलब पिछले 4-5 महीने के प्रैक्टिस पेपरों से ही था। तो सर ये जो नकारात्मकता का भाव आ रहा है और जो एक्चुअल में है नहीं, मतलब अगर हम देखा जाए तो इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को भी खुद पे है कि हमने जो करवाया था वो बता सकते हैं कि भाई हमने 62-65 क्वेश्चन हम एज इट इज़ दिखा सकते हैं सेम। तो ये जो नकारात्मकता का भाव कुछ बच्चों के अंदर आ रहा है, तो इसे सर कैसे देखा जाए? ये देखो सर, दो तरीके से होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि पेपर के 1 महीने में आते हैं कि भाई 1 महीने में तैयारी करवानी। अभी जैसे कैंसलेशन का आया तो बहुत सारे को मैसेज आ रहा है कि सर री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह 1-2 महीने में मुझे लगता है कि इतना कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा, सीधी सा बात है। बहुत सारी जगह पर ये होता है कि 4-5 महीने तो अभी क्रैश कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वास्तविकता में देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर 3 महीने में पेपर होता है और क्रैश कोर्स में हम पूरे सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेनली ये है, वहाँ वही लोग कर पाते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा होता ही है ना सर कि देखो, अब आपकी तैयारी, माना मेरी तैयारी नहीं है, मैं कहीं पर पेपर देने जाता हूँ, मैं थोड़ा सा कम नंबर ला रहा हूँ और मैंने छोड़ दिया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत वो कर देती है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, आप ज़्यादा नहीं आओ, 4-5-6 महीने दो प्रैक्टिस सेट वगैरह या जो भी क्लासेस वगैरह जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद चीज़ों को जज करो। ठीक है, बाकी तो देखो उस चीज़ पे हमारा कोई आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही। देखो, अगर हमारी पढ़ाई में कोई चीज़ आ रही है तो हमारा काम ही वही है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिखावा वगैरह हम कभी भी नहीं करते हैं। तो वो हमारा काम है, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वो सब तो पेपर बता देते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और अगर ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है अगर ये पहले ही पता हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। तो मेन ये है कि अनुमान पर सब लोग काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है आगे। अभी सर जो ये कैंसलेशन के बाद कुछ युवा वो भी थे हमारे बीच में, हमारे मतलब स्टूडेंट की भूमिका में या फिर मतलब एक एस्पिरेंट की भूमिका में हम उन्हें देख रहे हैं कि जिनका स्कोर 70 प्लस के आसपास था, 72 74 75 6 तक भी हमारे पास मतलब ऐसे कैंडिडेट थे जानने वाले जिनके ऐसे नंबर थे। तो उन पे तो सर कैंसलेशन का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। और कुछ डिज़र्विंग कैंडिडेट वो थे जो किसी कारणवश मतलब उस उनका स्कोर इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, 2-4 नंबर, मतलब वो 62-63 60-62 पे सिमट गए हैं। तो सर ये दो तरफ मतलब दो पक्ष हो गया है एक ही पेपर में ना, तो इन्हें आगे कैसे देखा जाए? कैसे सर 75 वाला शुरू करें और कैसे 60 या 65 वाला शुरू करें? देखो, सबसे पहले तो जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोचना ही बेकार है ना। अगर शादी से पहले कोई रिश्ता टूट जाए तो उसके बाद लड़के की अच्छाई या बुराई का ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि दरोया था या बढ़िया इनकम थी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है वहीं पे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप की सोचनी पड़ेगी। हर चीज़ के दो पहलू निकल कर आते हैं। हाँ, यहाँ पर अच्छा मौका वो है कि जो कुछ कारणों से, अगर कुछ गलतियों के कारण पेपर गलत हो गया तो वो काम कर सकते हैं 65-70 के बीच के लोग जो हैं। हाँ, जिनके 70 प्लस हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो उस चीज़ को और अच्छे में लीजिए कि ठीक है यार, जब मैंने कर दिया तो मैं कर दूंगा। आप खुद पे भरोसा रखिए और निस्संदेह जो भी होगा बढ़िया होगा, है ना। हर पेपर में थोड़ा सा चीज़ें ये होती हैं कि कोई पेपर अपने हित में होता है, कोई नहीं होता है, बट आपको टाइम मिला है तो उस टाइम को कुछ अच्छे सोर्सेज वगैरह के साथ दीजिए और निस्संदेह बहुत अच्छा होगा जो भी होगा।
तो चलिए भाई, ये 21 तारीख का जो पेपर था उससे संबंधित कुछ बातचीत सर से हुई है, तो अब कैंसलेशन का संवाद भी जारी कर दिया गया है। आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही करिए। और अंतिम रूप से अंतिम चीज़ें मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर आप लास्ट क्या कहना चाहेंगे, अंतिम लाइन। कुछ नहीं, बस लगे रहिए। जो सफ़र है उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। जब आप सफल हो जाओगे तो उसके बाद इन चीज़ों को याद करोगे। होता है ना कि ये सफ़र में कि पेपर कैंसिल होना, धरने पे जाना, ये करना वो करना, तो जब आप एक पोस्ट पे चले जाओगे ना, उसके बाद जब पीछे की सोचोगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी सफ़र में ज़रूर चीज़ें थोड़ा सा टफ लगती हैं, ठीक है, समय है। और हमेशा देखो, कहीं पर ये लिखा हुआ दिखा था कि समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, बस एक चीज़ सोचो कि यार इसको निकल जाना है। अच्छा है तो उसको एंजॉय करो, और बुरा है तो ये सोचो कि थोड़ा शांत रह के कि अपना काम करो, मेहनत करो, एक बार वो बुरा भी निकल जाएगा, ज़रूर अच्छा आएगा। ठीक है, तो शुभकामनाएं सभी को।